सो हाय एवरीवन, स्पोर्ट्स शू इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। एंड कहने के लिए तो कुछ दो तीन टॉप के प्लेयर्स हैं, बट एक्चुअली में नाइकी ने इस पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर कर रखा है विद अ वैल्यूएशन ऑफ 160 बिलियन डॉलर्स। एंड नाइकी मेरे और आपके लिए ही नहीं बल्कि द लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स के लिए भी एक काफी बड़ी इंस्पिरेशन थी। बट आज के दिन नाइकी जितना सक्सेसफुल है उसके पीछे की गई मेहनत भी उतनी ही ज्यादा थी। आज नाइकी के प्रोडक्ट्स बड़े बड़े एथलीट्स एंड सेलिब्रिटी यूज करते हैं, बट क्या आपको पता है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट अपने एथलीट करियर में अपने टाइम पे खुद फेल्ड हो गए थे और शुरुआती टाइम पे उन्होंने नाइकी के शूज को कार की डिक्की में बेचा था। सो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि वो कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी जिसे यूज करके नाइकी आज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन पाया। एंड एज ऑफ बिजनेस स्टूडेंट हम इस इनक्रेडिबल केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं। सो जो फर्स्ट फैक्टर है जिसने नाइकी को इतना सक्सेसफुल बनाया वो है एथलीट एंडोर्समेंट। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सभी ने अपने बचपन में एमआरएफ के स्टिकर वाले बैट तो जरूरी खरीदे होंगे, और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जब हम स्टोर जाते थे बैट को खरीदने के लिए तो हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि बैट की क्वालिटी क्या है या वो बैट ओरिजिनल है भी या नहीं। हम बस एमआरएफ के स्टिकर्स को देखते और उस बैट को परचेज कर लेते। और न जाने कितने सालों बाद हमें ये बात रियलाइज हुई कि एमआरएफ तो एक्चुअली में एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सचिन तेंदुलकर को स्पॉन्सर करती थी उन्हें उनके एवरी मैचेस में। बट फिर ऐसा क्यों होता था कि हम सबके बचपन में हम लोगों ने एमआरएफ के स्टिकर वाले बैट की प्रायोरिटी ज़्यादा रखी थी बाकी बैट के कंपैरिजन। सो यहीं पे इंडोर्समेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, हम सबके मन में सचिन तेंदुलकर की एक आइडियलाइज इमेज बनी हुई है और हम सब भी बचपन में अपने मैचेस में सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना चाहते थे। एंड एमआरएफ वाला बैट पकड़ते ही सबकॉन्शियसली हमें ऐसा फील होता था हम लोग उस बैट से खेल रहे हैं जिससे द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खेलते हैं। और ठीक कुछ ऐसा सा ही सिमिलर किया था नाइकी ने 1980s में। उन दिनों नाइकी को दो बहुत बड़े ब्रांड से बहुत ज़्यादा खतरा था। फर्स्ट कॉन्वर्स जिसने 55% मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा था बास्केटबॉल शू इंडस्ट्री में, एंड सेकंड रीबॉक जिसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही थी। और अभी नाइकी मार्केट में नया आया था इसलिए नाइकी को कुछ यूनिक करना था अपनी एग्जिस्टेंस को मार्केट के अंदर बनाए रखने के लिए। और इसीलिए नाइकी ने उस टाइम के उभरते प्लेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से भरे माइकल जॉर्डन को साइन किया। और इस डील के बाद मानो नाइकी की किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाली थी। वैसे तो माइकल जॉर्डन का झुकाव एडिडास की ओर ज़्यादा था, बट समहाउ नाइकी ने माइकल जॉर्डन को कन्विंस कर लिया बदले में $5 लाख पर ईयर और कुछ परसेंटेज ऑफ लॉयल्टी फी देकर ऑन एवरी सेल्स। एंड देन 1985 में नाइकी ने अपने एयर जॉर्डन 1 को लॉन्च किया जो कि पीटर मोरे द्वारा डिज़ाइन की गई थी। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट फिर आई एक समस्या। उन दिनों एनबीए की पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लेयर्स के शूज़ में 51% से ज़्यादा वाइट कलर होना चाहिए था, बट इस एयर जॉर्डन 1 में वाइट कलर का कहीं नामो निशान नहीं था। और जिसकी वजह से एनबीए ने माइकल जॉर्डन पे $5,000 पर मैच का फाइन भी लगाया, जो कि ऑब्वियसली है नाइकी ने ही पे किया था। बट इस प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी बनाते हुए नाइकी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली जो कि काफ़ी वायरल हुई, और अपने बोल्ड कलर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन की वजह से एयर जॉर्डन काफ़ी वायरल हुआ और लोगों को काफ़ी पसंद आया। और नाइकी ने जहां एस्टिमेट किया था कि वो उस साल $3 मिलियन की सेल करेंगे जॉर्डन से, तो वहीं जॉर्डन ने अपने लॉन्च के पहले ही साल $100 मिलियन की सेल कर दी। एंड देन इसके बाद नाइकी कहाँ ही रुकने वाला था, इसके बाद वो एक से एक एथलीट को साइन करने लग गया लाइक द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसकी वजह से लोगों के मन में नाइकी एज अ ब्रांड के लिए काफ़ी ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड हो पाया। नाउ द सेकंड थिंग इज ग्रेट 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 एडवर्टाइजमेंट। नाइकी ने एक से एक एडवर्टाइजमेंट निकाले, चाहे वो 1980s में वो जस्ट डू इट कैंपेन हो या रिसेंटली 2018 का वो ड्रीम क्रेजी कैंपेन। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबसे यूनिक और अलग होती है। और ठीक ऐसा सा ही एक यूनिक मार्केटिंग हमें देखने को मिली थी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब 2012 के लंदन ओलंपिक्स हो रहे थे तो सभी कंपनियों में मानो एक रेस सी लगी थी इसके टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि सभी कंपनी ये अच्छी तरीके से जानती थी जिस कंपनी के पास भी इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप जाएगी उसके प्रॉफिट्स कई गुना बढ़ने वाले हैं। अब जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं पता उसे बता दे कि 2018 से 2022 के आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो के पास था, इसलिए आईपीएल को आईपीएल ना बोल के वीवो आईपीएल बोला जाता था। और इस साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप हैं आईपीएल के टाटा। अब कहानी पे वापस आते हैं। और लंदन ओलंपिक्स के टाइटल स्पॉन्सरशिप का विनर था एडिडास। एडिडास ने इस स्पॉन्सरशिप के लिए $150 मिलियन पे किया था, $150 मिलियन।
और इसीलिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल भी बनाए गए थे ताकि कोई और ब्रांड या कंपनी लंदन ओलंपिक से एसोसिएट ना कर सके। और इवन कोई भी ब्रांड लंदन ओलंपिक्स, रिंग्स ऑफ ओलंपिक, समर ओलंपिक जैसे वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। मतलब ये सभी वर्ड्स फुल्ली कॉपीराइटेड थे। और इन्हीं सब चीज़ों से सबको ये लग रहा था कि इस बार एडिडास सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, बट ओलंपिक्स के बाद हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। ओलंपिक्स खत्म हो जाने के बाद एडिडास ने अब 12,000 नए फॉलोअर्स को गेन किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, बट वहीं नाइकी ने 57,000 फॉलोअर्स को गेन किया अपने ट्विटर अकाउंट पे। और इस पूरी ओलंपिक्स के दौरान जब यूएस के लोगों के साथ सर्वे किया गया तो 21% लोगों को तो ये पता था कि टाइटल स्पॉन्सर इस साल का एडिडास है, बट वहीं दूसरी तरफ 37% लोगों को ये लग रहा था कि इस साल का लंदन ओलंपिक्स के टाइटल स्पॉन्सर एडिडास नहीं बल्कि नाइकी है। बट हाउ? यहीं पे नाइकी की द लेजेंडरी स्ट्रेटजीज अपना रोल प्ले करती है। इस पूरी मार्केटिंग के दौरान नाइकी ने 3 बड़े मेजर गैप्स फाइंड आउट किए। द फर्स्ट गैप वाज कि टाइटल स्पॉन्सरशिप किसी को भी मिले, एथलीट्स अपने पसंद के शूज़ को पहन सकते थे, और इसीलिए नाइकी ने 400 से भी ज़्यादा एथलीट्स को हायर किया और उन्हें अपने शूज़ दिए जिनका नाम था वोल्ट। और इनकी जो कलरिंग थी ना वो येलो ग्रीन कलर की थी जो कि ग्राउंड से परफेक्टली कॉन्ट्रास्ट हो रही थी। नाउ द सेकंड गैप इज कोई भी कंपनी यूके वाले लंदन का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी अपने एडवर्टाइजमेंट में, बट क्या आप एक बात जानते हो, यूके वाले लंदन के अलावा 29 अदर्स लोकेशन है इस पूरी दुनिया में जिनका नाम है लंदन। और इसलिए नाइकी ने यूके वाले लंदन को छोड़ के बाकी अदर लोकेशंस पे अपने एडवर्टाइजमेंट को शूट किया जिससे कि वो लीगली लंदन को शो करा पाए अपने एडवर्टाइजमेंट। नाउ लास्ट थर्ड गैप वाज कि कोई भी कंपनी ओलंपियंस को इंडोर्स नहीं करा सकती थी, इसलिए नाइकी ने एवरेज टीनेजर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इस शूटिंग के बाद इस एडवर्टाइजमेंट ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट एक आइडिया ऑफ इंस्पिरेशन फील करा रही थी लोगों को। और जहां एडिडास के ऐड को 2.9 मिलियन व्यूज मिले थे, वहीं नाइकी के इस एडवर्टाइजमेंट को 4.5 मिलियन व्यूज मिले थे उन दिनों यूट्यूब पे। एंड इस प्रकार बिना $150 मिलियन खर्च किए, बिना टाइटल स्पॉन्सरशिप मिले और बिना एथलीट को इंडोर्स किए, नाइकी ने सभी लोगों का अटेंशन एडिडास की ओर से खींच के अपनी ओर कर लिया। नाउ एज ऑफ बिजनेस स्टूडेंट हम क्या सीख सकते हैं इस केस स्टडी से? फर्स्ट लेसन इज डूइंग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क इन ऑड सिचुएशन। मार्केटिंग के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब नाइकी के सामने बिल्कुल ही ऑड सिचुएशन थी, लाइक चाहे वो 2012 का लंदन ओलंपिक्स हो या फिर एयर जॉर्डन के लॉन्च के टाइम एनबीए वालों ने एयर जॉर्डन को बैन कर दिया था। बट बोथ सिचुएशन में नाइकी ने अपनी क्रिएटिविटी, अपने एफर्ट्स और अपने हार्डवर्क की हेल्प से इन बोथ ऑड सिचुएशन में एक ह्यूज सक्सेस को हिट किया। एंड द सेकंड लेसन इज ऑलवेज इनोवेट एंड चेंज विद टाइम। नाइकी का हमेशा से फोकस स्पोर्ट्स शू इंडस्ट्री पे था और लुक्स और फैशन के मामले में उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए 1980s में जब रीबॉक की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगी तब ये बात नाइकी को बहुत जल्दी समझ आ गया और उसने माइकल जॉर्डन के साथ पार्टनरशिप करी और एयर जॉर्डन को लॉन्च किया जो कि पावरफुल ही नहीं बल्कि लुक्स में भी काफी अच्छे और स्टाइलिश थे। और इस प्रकार नाइकी ने अपनी बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और बिजनेस स्ट्रेटजीज का यूज करके यूज सक्सेस को हिट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।